हेलो माय ऑल ईयर फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग की। और इसके पहले जो भी हमने वीडियो देखे हैं, समझे हैं, उसमें भी हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ा हुआ है बढ़िया से। आज हम लोग इस वीडियो में जो कॉस्ट अकाउंटिंग का ही है, इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि कोई भी आइडियल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, उसमें विशेष क्या होता है, यानी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है। यानी एक अच्छे जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगाए जाते हैं, उनमें कौन सी विशेष बातें होती हैं, इसको हम लोग समझने वाले हैं। जहाँ पे हमने अभी 10 पॉइंट को नोट किया हुआ है। एग्जाम के दृष्टिकोण से और आप सभी की जानकारी के दृष्टिकोण से भी यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और जानें। जब कोई भी कंपनी यह डिसाइड करती है कि उसके द्वारा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगाया जाए, तो उसके कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में कौन कौन सी अच्छी बातें होनी चाहिए, यानी उसका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, वह हम लोग इन बातों के बेस पर जान सकते हैं। पहला है कि जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होता है, वह उसमें सिंप्लिसिटी होती है, यानी वह बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। अब यहाँ पर सिंपल तरीके से होने का मतलब ये होता है कि जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगाया जा रहा है, उस सिस्टम से जो भी इंफॉर्मेशन दिए जाएं, वह सभी को समझने में आसानी हो और सभी के लिए अच्छी हो। ये बात हमें समझनी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि साधारण रूप में उसे समझा जा सके, ठीक है। अगला होता है दूसरा, सुटेबिलिटी। अब यहाँ पर जब कोई भी कंपनी चलती है, कोई भी कंपनी आगे बढ़ती है, कोई भी कंपनी बनती है, तो हम लोग समझते हैं कि उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ ना कुछ उसके विज़न होते हैं, मिशन होते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्टिव लेकर के कोई भी कंपनी चलती है, उन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही कंपनी की कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे कहा गया है सूटेबिलिटी। जो भी सूटेबिलिटी होती है, वह कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। जैसे आप लोग जब विजिट करेंगे किसी भी बड़ी कंपनी की वेबसाइट्स पे, मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ठीक है। तो इन सारी की सारी कंपनियों की वेबसाइट्स पे जब आप विजिट करेंगे, तो वहाँ पे आप सभी को ऑब्जेक्टिव दिखाई देगा। वहाँ पे लिखा होगा कि कंपनी की ये ऑब्जेक्टिव है, या फिर आप लोग गूगल में जा करके सर्च करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाटा, तो आपको मिलेगा। तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव जो निर्धारित किए जाते हैं पहले ही, जिनको डिटरमाइन किया जाता है, उन्हीं के बेस पर जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होता है होना चाहिए, उसी के लिए वह सूटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात की जाती है इलास्टिसिटी। आप लोगों को मालूम होगा कि जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है, वह डायनेमिक होता है, क्लियर है ना। क्योंकि जो भी कंडीशंस होते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशंस होते हैं, वे हमेशा बदलते रहते हैं। इसलिए बिजनेस में और भी बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। इसलिए जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होना है, वह भी हमेशा क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो परिस्थितियों के अनुसार उसमें क्या किया जा सके, बदलाव किया जा सके। इसलिए इसमें कहा गया है कि उसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए, यानी हम लोग हिंदी में कहें तो लोच होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग चौथे की, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है हिंदी में मित्य व्ययी। अब जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगाया जाएगा, तो कोई भी कंपनी अपने वहाँ पे कॉस्टिंग इसलिए करती है ना, कि वह अपने खर्चों को कम कर सके और अपनी प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाए, जिससे बिजनेस का ग्रोथ हो। तो यहाँ पे लाजमी है कि कोई भी कंपनी जब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगाएगी, तो वह चाहेगी कि उसका कॉस्ट कम से कम लगे, ठीक है ना। तो जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होता है, उसमें यह बात निर्धारित होती है कि वह क्या हो, वह कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इकोनॉमिक हो, यानी मितव्ययी हो, यानी उसमें जो भी खर्चे हों वो कम हो सकें उसी अकाउंटिंग सिस्टम के द्वारा, ठीक है ना। इसलिए वह सिस्टम लगाया जाता है। अगला होता है पांचवा, कंपैरेटिव। अब कंपनी जो भी बिजनेस है, उसको कैसे पता चलेगा कि वह ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है, पिछले साल उसका क्या कंडीशन था,
इस साल क्या कंडीशन है। इसलिए जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए वह ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या किया जा सके, प्रीवियस ईयर के डेटा को इस ईयर के डेटा से कंपैरिजन किया जा सके। ठीक है, या तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जिसमें हम लोग क्या था पहले कंडीशन, यानी बजट क्या था पहले का, इस साल का बजट क्या है, दोनों के बीच को हम लोग कंपैरिजन, दोनों के बीच में हम लोग कंपैरिजन कर सकें और कंपनी के बारे में जान सकें, कंपनी के ग्रोथ के बारे में जान सकें, या फिर हम लोग ये समझ सकें कंपनी का कंडीशन क्या चल रहा है, कंपनी ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही, या फिर मॉडरेट है। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग छठवें की। कहा गया कंट्रोल ऑन एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। अब जो भी कॉस्ट लग रहे हैं कंपनी के, हर कंपनी चाहती है कि उसका कॉस्ट मिनिमाइज हो, प्रॉफिट बढ़े। ठीक है, इसलिए जो भी एफिशिएंसी होती है, लोगों की, जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं उनकी एफिशिएंसी को कंट्रोल करना, सही तरीके से यूटिलाइज करना, और जो कॉस्ट होता है उसको भी अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना और कंट्रोल करना एक अच्छे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में आता है, जब कोई भी कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग करती है तो। ठीक है, अगला होता है सातवां, प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग। अब आप लोग समझेंगे कि जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होता है उसमें प्रॉपर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिस तरीके से वह लगाया गया है कंपनी में। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगाने का मतलब यह है कि कंपनी में कॉस्ट अकाउंटिंग को फॉलो किया जा रहा है, उसके सारे की सारी पॉलिसीज को फॉलो किया जा रहा है, कॉस्टिंग की जा रही है, कॉस्टिंग के मेथड यूज किए जा रहे हैं, कॉस्टिंग के टेक्निक यूज किए जा रहे हैं। तो वहाँ पर उस टेक्निक के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं वह कंपनी के लिए यूजेबल हो और वह रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। तो कहा गया है आठवें में रिकंसिलिएशन विथ फाइनेंशियल अकाउंट्स। जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा आता है, कोई भी कंपनी है उसका, जिसमें हम लोग लेते हैं बेसिकली बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट को। तो पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट में जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, इस इंफॉर्मेशन का हम लोग जो कॉस्ट रिपोर्ट निकलेगा, जो कॉस्ट शीट होता है, जो कॉस्टिंग के डॉक्यूमेंट होते हैं, उनसे हम लोग क्या कर सकें, कंपैरिजन कर सकें, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मिलान कर सकें क्या कंडीशन है दोनों का। इस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए, आप लोग इस बात को समझेंगे। नौवां है सुटेबल क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं उनका सही तरीके से क्लासिफिकेशन हो सके, कौन कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस हमारे मटेरियल पे लग रहे हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस हमारे लेबर पे लग रहे हैं। इस तरीके से हमें ये समझना होता है। इस तरीके से वह सिस्टम होना चाहिए जिसमें अच्छी तरीके से क्लासिफिकेशन हो सके, और हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन क्लासिफाई कर रहे हैं उनको मौका पड़ने पर हमेशा हमेशा एनालाइज भी कर सकें। ऐसा अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। यह एक आइडियल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। 10वां है वर्क एलोकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। मालूम है कि कंपनी में बहुत सारे कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें हम लोग क्या कर सकें, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी कर्मचारी हैं, सारे के सारे लोगों का हम लोग वर्क एलोकेशन कर सकें कि उन्हें कौन कौन सा, किस व्यक्ति को कौन सा काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग निर्धारित कर सकें कि आपके पास कितनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरीके से है। तो यह एक अच्छे, यानी बहुत ही बढ़िया अगर कोई कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, आइडियल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, तो उसमें ये सारी की सारी विशेषताएं होनी चाहिए। यानी यह एक आइडियल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि कोई भी अगर आइडियल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है तो उसमें कौन कौन सी विशेष बातें होनी चाहिए। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। आपके सही प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। जो भी वीडियोज आप सभी लोग देखते हैं, इन सारे के सारे नोट्स आप सभी को हमारी वेबसाइट्स www.asiscommerce.com पे मिल जाते हैं। आप लोग वहाँ जाकर के अपने नोट्स को बना सकते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।